गुड इवनिंग जैन साथियों, मैं रवि आप सब लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूं। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी ज्योग्राफी की वो सारी सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है। बिट्टू, शिवम, हेमंत, साफिक, यश, शिवम, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सक्षम, विकास, सत्यम, अरुण, साफिक, प्रिंस, सोमराज, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। हाँ भाई, चिट्टा की इवनिंग का मजा आया भाई साहब, बढ़िया खेला बंदा। ठीक है ना। तो यही होती है भाई साहब की जिस टाइम पर जब सब लोग जो हैं आपसे उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, तो आपको परफॉर्म करना चाहिए, आपको काम करना चाहिए। जैसे कि आप सब लोगों से आपके मम्मी पापा उम्मीद लगाए रख बैठे हैं कि मेरा बेटा है, एक दिन वर्दी पहनेगा, नौकरी लगेगा। ठीक है ना। और जब पता है, जब किसी का बेटा या बेटी सफल हो जाता है ना अपने जीवन के अंदर, ठीक है ना, मतलब उसको नौकरी मिल जाती है, वो सेटल हो जाता है, तो माँ बाप की उम्र 5 से 10 साल, कम से कम 10 साल उम्र जो है बढ़ जाती है। ठीक है। वो टेंशन फ्री हो जाते हैं, वो थोड़े से हल्के महसूस करते हैं, सीना चौड़ा करके चल सकते हैं। ठीक है। तो ये उम्मीद आप सबसे भी है, आपके मम्मी पापा को। ठीक है बेटा। तो जीवन में कुछ हो ना हो, लेकिन ये उम्मीद हमेशा बरकरार रखनी आपकी जिम्मेवारी है कि आप सब लोग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमारी जो कैरियर है उसको देने। ठीक है ना। तो ये आप सब लोगों की प्रायोरिटी है बेटा। ठीक है। बाकी आप सब लोग मेहनत करते हो, मुझे भी पता है। ठीक है। लगातार मेहनत करने में और मेहनत करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं आप सब लोगों से इतना ही मांगता हूं कि लगातार आप मेहनत कीजिएगा। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर, जिसमें हम डिस्कस करें बेसिक इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन मैंने आप सब लोगों को वाईटी वाली क्लास में करवाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, जहां पर हमने भारत के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था। उससे आगे हम डिस्कस करेंगे अब। ठीक है ना। थोड़ा सा ओवरव्यू एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। ये आपका सारा का सारा जो है वो प्लानर है, जो हम पढ़ते हुए आए हैं इस पूरे थ्रू आउट सीजन के अंदर। ठीक है ना। इसके ऊपर आपको ज्योग्राफी की क्विज चल रही है, आपको टॉपिक वहां भी धीरे 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 कवर हो रखे होंगे टॉपिक। ठीक है। बेसिक इंडियन हिस्ट्री में हम ये सारी की सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा, आप जाके वाईटी वाला वीडियो देखिएगा। ये मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी कि अक्षांश या क्षेत्रफल के हिसाब से ये सारी की सारी चीजें जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये सारी सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। द्वीप वगैरह, सबसे बड़ा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है, यही आपसे जो है आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है। फिर हमने डिस्कस किया क्षेत्रफल के हिसाब से, तो ये सारी की सारी चीजें और हिमालय वाला पोर्शन वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पहाड़ियां वहाड़ियां, ये सारी की सारी चीजें, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, शिवालिक, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, पर्वत पठार, ये सारी की सारी। ठीक है। इन्हीं चीजों को मैंने आगे आपको आगे बढ़ाते हुए आपके साथ डिस्कस किया था, पीर पंजाल, कुल्लू घाटी, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है। तो हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था हमने यहाँ तक जो है वो हिल्स तक जो है हमने डिस्कस किया था, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इससे आगे पढ़ते हैं। ठीक है। दर्रे दर्रे मैंने करवा दिए थे, लेकिन मैं दर्रों से, मैं माउंटेन पासी से स्टार्ट करूंगा। इससे पहले वाले पोर्शन में अगर किसी को लगता है कि सर मुझे जो है वो डाउट है या मुझे आपसे कुछ पूछना है, तो बेटा पूछ सकते हो। ठीक है ना। अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, तो फिर तो मैं उसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूं। लेकिन इससे पहले आपको जिस भी किसी भी टॉपिक में ज्योग्राफी के अंदर कोई डाउट है या कोई चीज है, तो पूछ सकते हो। दादाजी की तबीयत ठीक है, बेटर है। सर डिफेंस वाला के बारे में, सर टेस्ट सीरीज डिफेंस वाला के बारे में कुछ बता दीजिए। प्रिंस भाई, तुमने बैच ले रखा है तो आपको वीकली टेस्ट, डीपीपी, आपको मंथली टेस्ट, तीनों के तीनों आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। आपका जब पेपर होगा उससे 10 दिन पहले आपको
3 जो है वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में होते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो डिफेंस पास ले सकते हो, उसके अंदर आपको 1200 से प्लस जो है वो टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगी, 6000 से प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। बाकी भाई साहब मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपको मैंने भर भर के क्वेश्चन करवाए हैं हर एक टॉपिक के, फिर भी अगर आप लोग को लगता है जी क्वेश्चन कम करवाए हैं तो फिर बेटा मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा टेलीग्राम के ऊपर आपकी क्विज चल रही है, 4 जगह से आपका रिवीजन हो रहा है। टेलीग्राम पे क्विज चल रही है, डीपीपी से आपका रिवीजन हो रहा है, यहाँ मैं आपका जो है ना क्लास में थ्योरी करवा रहा हूँ, थ्योरी के साथ साथ जो एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। आपकी वाईटी के ऊपर जो है वो तेजस सीरीज चल रही है, 5 जगह आपका रिवीजन चल रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि जी हम नंबर ऑफ क्वेश्चन कम पढ़ रहे हैं या आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो बेटा तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता यार। ठीक है ना। भाई मुझे खुद नहीं पता 3 और 4 की क्लास है या नहीं, अगर होगी तो ले लेंगे, नहीं होगी तो नहीं लेंगे बेटा। ठीक है। चलो जी। देखो आपको याद रखने हैं, 2 3 बड़े पास हैं। देखो ला क्या होता है, ला होता है पास को ही जो है ना वो ला बोल देते हैं पहाड़ी भाषा के अंदर, ला। ठीक है ना। ला मतलब पास क्या होता है, माउंटेन पास क्या होता है, दो पर्वतों के बीच में वो रास्ता जिससे हम आ जा सकते हैं, उस रास्ते को जो है हम ला बोल देते हैं, माउंटेन पास बोल देते हैं। आपका जो बड़ा इंपॉर्टेंट जो आप माउंटेन पास है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जोजिला कहाँ पर है। तो जोजिला पास आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, लद्दाख में देखने को मिल जाएगा। काराकोरम दर्रा, पीर पंजार, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा, ये 4 बड़े दर्रे जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, काराकोरम, कौन सा, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल, ये दर्रे आपको देखने को मिलेंगे कहां पर, कश्मीर के अंदर। हिमाचल प्रदेश में जो है आपको 3 बड़े इंपोर्टेंट दर्रे देखने को मिलेंगे, सीप किला, दूसरा अगर बात करें तो रोहतांग, और तीसरा अगर बात करें तो बारालाचा। तो सीप किला दर्रे से सतलुज नदी भारत के अंदर प्रवेश करती है, याद रखना। सीप किला दर्रे से भारत के अंदर प्रवेश कौन करती है, सतलुज नदी करती है। सिक्किम के दोनों बड़े दर्रे बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, नाथुला और जलेपला। आपसे पूछेगा कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपका आपका माइंड जो है ना वो बोल रहा होगा कि बताइए रहा इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। इसमें क्वेश्चन सिंपल सी बात है, आपसे डायरेक्टली पूछेगा बताइए रहा कि नाथुला दर्रा जो है भारत के किस राज्य में है। नाथुला दर्रा जो है वो भारत के किस राज्य में है, तो आपको डायरेक्ट बोल देना सर सिक्किम में है। ठीक है। ठीक है भाई। अमरीश भाई पढ़ ले अब, ठीक है ना। क्लास का एक डेकोरम होता है, उसको आप मेंटेन करके चलो। मैंने पहले ही पूछा था कि किसी को डाउट है तो पूछिए जरा। जब तुम्हारा एग्जाम ऑनलाइन है तो डिफेंस वाला में टेस्ट सीरीज जो है वो ऑनलाइन ही होती होगी शायद। तुम्हारा ऑनलाइन जब कंप्यूटर बेस्ड है, सीबीटीटी है आपका, कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट है, तो ऑफलाइन क्यों करेंगे भाई साहब, मुझे एक बात बताओ जरा। आगे बढ़ते हैं। माना दर्रा, इसको माना बोलते हैं, मन नहीं है, माना। माना, इसको लिख देंगे माना दर्रा। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये 3 बड़े इंपोर्टेंट दर्रे उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। बॉमडिला और दिफू दर्रा, बॉमडिला और दिफू दर्रा, ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो जहां पर मैं टिक कर रहा हूं, निशान लगा रहा हूं, आपके 10 से 12 इंपोर्टेंट दर्रे हैं, वो आपको पूछने को मिल जाएंगे। दर्रों के ऊपर आप सब लोगों ने क्विज भी लगा ली होगी, शायद मैंने आपको क्विज दी है। ठीक है ना। वो पहले वाली क्लास कहाँ ले, वो पहले वाली क्लास वाईटी के ऊपर पड़ी है तेजस सीरीज में। तो मत लो बेटा, कोई बात नहीं कुरैशी साहब। और बॉमडिला और दिफुदर्रा, बॉमडिला और दिफुदर्रा कहाँ हो जाए बेटा, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगे। बताइए ईमानदारी से बताइए जरा, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपकी माउंटेन पास की, ठीक है ना, मैंने आपको एक क्विज दी थी। ईमानदारी से बताना किन किन लोगों ने वो क्विज की है, ईमानदारी से। आपसे पूछेगा बताइए जरा
कि मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला दर्रा क्या है, तो मुंबई को जो पुणे से जोड़ता है उस दर्रे को भोर घाट दर्रा बोल देते हैं। मुंबई को जो नासिक से जोड़ता है उस दर्रे को थाल घाट बोल देते हैं। ठीक है। आप बाकी आप ये छोड़ दीजिए, इनको पढ़ने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। केरल और तमिलनाडु को पलकक्कड़ और सेनाकोटा दर्रा जोड़ते हैं। तो पलकक्कड़ और सेनाकट्टा दर्रा जो है वो केरल और तमिलनाडु में देखने को मिल जाएंगे। तो विकास भाई, आपने किस चीज का रिवीजन करना स्टार्ट किया है बताना बेटा। ठीक है, तो ये दर्रे आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो कितने दर्रे हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, तीन, आठ, दो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 दर्रे जो हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इससे ज्यादा आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, यही डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा। इतनी सी बात है। चलो जी। लिपू लेक दर्रा जो है वो आपको पता होना चाहिए। लिपू लेक दर्रा जो उत्तराखंड में है, तो लिपू लेक दर्रा जो है वो भारत, चीन और नेपाल के जो ट्राई जंक्शन है वहां पर आपको देखने में मिल जाएगा लिपू लेक दर्रा। ठीक है। नाथुला दर्रा जो है वो बेसिकली अगर बात करें भारत और तिब्बत के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। जोजिला दर्रा जो है लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। तो जो किसी भी दर्रे की खासियत है वो मैं आपको बता देता हूं। जोजिला दर्रा जो है वो लेह और श्रीनगर को जोड़ेगा, याद रखना। मतलब लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। नाथुला जो है भारत और तिब्बत को जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा भारत, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलो, रिवीजन तो कर रहे हो ना विकास? रिवीजन सबसे बड़ी बात है। अब आपका वो दौर आ चुका है, आपको नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको रिवीजन करना चाहिए। ठीक है। रोहतांग दर्रा जो है, याद रखना बेटा, रोहतांग दर्रा जो है वो कुल्लू घाटी को, कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। तो रोहतांग दर्रा आपको मैंने बताया था कहां पर देखने मिलता है, हिमाचल प्रदेश में। सतलुज नदी जो है वो सीप किला दर्रे से भारत में आती है। बड़ा इंपॉर्टेंट दर्रा हो जाएगा भाई साहब, याद रखना जरा। तो आपसे बहुत बार पूछा गया है कि सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से एंटर करती है। ठीक है ना। शिवम कुमार सर, इतना सारा ध्यान कैसे रखेगा सर? शिवम क्या बोलना चाह रहा है भाई? ठीक है। तो रोहतांग दर्रा आपको याद है हिमाचल प्रदेश में है। सतलुज नदी सिपकिले दर्रे से आती है, जो भी हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हो जाएंगे। ठीक है ना। है तो बहुत सारे, देख लो कितने सारे हैं, लेकिन हमें कितने कौन से पढ़ने हैं, जितना मैंने बताया है वो। ठीक है ना। भाई तुम्हें इतने सारे लग रहे होंगे, इतने सारे हैं, इतने सारे तो मैंने करवाए नहीं, जितने सारे उतने तो करवाए नहीं मैंने। टॉप 15 दर्रे बताएं, टॉप 15 भी अगर आप दर्रे याद नहीं कर पाओगे बेटा तो फिर छोड़ ही दो, फिर तो क्या ही बोले फिर। करवाऊं तो दिक्कत है, ना करवाऊं तो आप बोलते से पढ़ाते नहीं हो, करवाते नहीं हो, ये टॉपिक नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ठीक है भाई। चलिए, बात कर लेते हैं किसके ऊपर, बात कर लेते हैं वाटरफॉल के ऊपर। तो दर्रों के ऊपर, वाटरफॉल के ऊपर आपकी ज्योग्राफी के अंदर क्यों जा चुकी है, आपने अगर वो अटेम्प्ट की होगी तो वहां से आप नोट डाउन भी कर लिया करो। वही सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके। मतलब भाई पूछेगा तो आपका सबसे पहले वो उन्हीं से पूछेगा। अगर उनमें से नहीं पूछा इसका मतलब वो है कि भाई तुम्हें नंबर नहीं देना चाह रहा है। ठीक है ना। वो आपको नंबर नहीं देना चाह रहा है, सिंपल सी बात ये है। जोग, जोग वाटरफॉल जो है, याद रखना बेटा, जोग वाटरफॉल कर्नाटक में आपको देखने मिल जाएगा, सरस्वती नदी के ऊपर। तो जोग वाटरफॉल कहां पर है? कर्नाटका में, सरस्वती नदी के ऊपर। कोचिंकल अभी जो है ना वाटरफॉल जो है आपको झरना देखने मिल जाएगा कहां पर? वराई नदी के ऊपर। दूध सागर झरना जो है आपको देखने मिल जाएगा गोवा में, मांडवी या मंडोवी नदी के ऊपर। धुआंधार फाल जो है आपको देखने को मिल जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। नोह किली खाई, नोह किली खाई जो है हमने फेस्टिवल भी पढ़ा था मेघालय के अंदर, अगर आपको याद हो तो। ठीक है ना। तो टॉप के 5 दर्रे आपको, सॉरी दर्रे बोल रहा हूं, वाटरफॉल आपको पता होने चाहिए। ये टॉप के 5 वाटरफॉल है, भारत के 5 झरने हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे क्या पूछेगा, धुआंधार,
धुआंधार झरना कहां पर है या धुआंधार वाटरफॉल कहां पर देखने मिलेगा? बोलोगे सर मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के ऊपर है। नुआकली खाई कहां पर है? मेघालय में है। दूध सागर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध सागर वो चेन्नई एक्सप्रेस वाला जो सीन मैं आपको बताता हूं, मांडवी नदी के ऊपर हो जाएगा। कोचंकी फाल जो है वो कहां पर हो जाएगा? वराही नदी पर हो जाएगा, कर्नाटका में। और जोग झरना जो है सरस्वती नदी के ऊपर हो जाएगा, अगेन कर्नाटका में। रिस्पॉन्स दिया करो, जरा रिस्पॉन्स दिया करो। ठीक है ना? तो भारत का सबसे ऊंचा झरना, सबसे बड़ा झरना जो है, सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जो है, कौन सा? कुचिकल हो जाएगा। इसको जो है गैरिसपा या फिर महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी झरना भी कहा जाता है। किसको? जोग फाल को। जोग फाल को महात्मा गांधी झरना भी कहा जाता है। तो ये बहुत सारे झरने हैं, ठीक है ना? जैसे कंपटी है, ये गंगा नदी पर है, ठीक है ना? ये बेसिकली उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। नुआखोई आपको मेघालय में देखने को मिल जाएगा। चुलिया, ठीक है, चुलिया झरना। चचई तो नहीं पढ़ना है, ऐसे आपको इतने सारे जितने पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बताओ जरा, एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं। कितना पढ़ा है आप सब लोगों ने, जरा देख लेते हैं। बताइए, इनमें से कौन सा दर्रा लेह को मनाली से जोड़ता है? बताइए, इनमें से कौन सा दर्रा लेह को मनाली से जोड़ता है? कौन सा दर्रा लेह को मनाली से जोड़ता है? मेरे को लगता है आप लोगों को पढ़ने का मन नहीं है शायद। क्लास बंद कर देता हूं फिर तो मैं। बेटा, जब पढ़ने का मन नहीं है ना, तो फिर क्या करते? क्लास बंद कर देते हैं, फिर छोड़ो ना, फिर क्या करना है? जब आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं देना है, आप लोगों को पढ़ने का मन नहीं है, तो बता दो, मैं क्लास को बंद कर देता हूं फिर। ना तुम्हारे कमेंट आते हैं, ना तुम्हें कुछ और चीज के बारे में डिस्कस करूं तो उसमें भी आपको दिक्कत होती है। अच्छा, नाथुला। नाथुला मैंने बताया था सिक्किम में है नाथुला तो। जो नाथुला बता रहा है भाई, मैंने बताया था नाथुला तो सिक्किम में है। नाथुला और जलेपला। भाई ये लिख रखा, नाथुला और जलेपला तो सिक्किम में है। तो सिक्किम में है तो फिर कैसे भाई साहब ये ऐड हो सकते हैं भाई? भाई या तो सिंपल सी बात है, या तो सीपकीला, रोहतांग, बारालच्चा होना चाहिए, या फिर जोजिला होना चाहिए। अब तुम्हारे कमेंट बॉक्स में क्या है, अब तुम देख लो जरा एक बार ऑप्शन में। जोजिला है, रोहतांग है, सीपकीला है। आप लोग बोल रहे हो जी ये होगा।
कैसे काम चलेगा फिर? लेह को मनाली से जोड़ता है, ठीक है ना। आपका साफ साफ अगर बात करें, ठीक है ना, कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति को भी जोड़ता है रोहतांग, और रोहतांग जो है लेह को मनाली से भी जोड़ता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 31% लोगों का सही आंसर है। जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है, बताओ जरा। जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है, बताइए। जोजिला दर्रा कनेक्ट्स विच टू रीजन? अब जोजिला अगर आप ध्यान से देखोगे तो जोजिला का असम का तो कोई मतलब ही नहीं है। सिक्किम के अंदर दो हैं, जलेपला और नाथुला, तो सिक्किम का मतलब ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में है ही नहीं जोजिला। जोजिला मैंने बताया था आपको लद्दाख में हो जाएगा। तो कश्मीर को अगर बात करें तो लद्दाख से जोड़ता, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कितना का है? सबका सही आंसर है, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ तो ऐसे काम करो ना, मुझे भी अच्छा लगे। शाबाश, गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे ऊंचा झरना, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो अभी बताया था, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा हो जाएगा सर? कुचिंकल, जो वराही नदी के ऊपर हो जाएगा। जो कर्नाटका में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा जी। सी फॉर चार्ली जो है, बिल्कुल सही, सी फॉर चार्ली आपका सही आंसर हो जाएगा। जोग फॉल तो मैंने बताया नहीं भारत का सबसे ऊंचा झरना है। कौन सी दुनिया में हो बेटा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नदियों के बारे में, ठीक है। नदियों के ऊपर शायद आपकी 3 क्विज आ चुकी हैं, एक हमने डिस्कस किया था। अच्छा, 2 क्विज आई हैं, तीसरी कल आएगी। जो दक्षिण भारत की नदियां उसके लिए पेनिसुलन जो रिवर है। एक हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ लिया, गंगा नदी तंत्र के बारे में सारी चीजें पढ़ ली हमने। परसों क्विज थी गंगा नदी के ऊपर, आज जो क्विज थी वो थी ब्रह्मपुत्र के ऊपर और भारत की मुख्य नदियों के ऊपर। और कल जो आएगी वो दक्षिण भारत की नदियों के ऊपर आएगी। नदियों से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? नदियों से ये पूछा है कि बताइए इनका उद्गम स्थल, मतलब कहां से ये पैदा हो रही हैं, कहां से निकल कर आ रही हैं, ठीक है ना। जैसे सिंधु, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील हो जाएगा। कहां हो जाएगा? मानसरोवर झील हो जाएगा, याद रखना। सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और जास्कर पर्वतमाला के बीच में बहती है। अब जिसको ये याद है तो वो अब ये पढ़ लेगा, जिसको इन दोनों में से एक भी याद नहीं है तो उसको सिर्फ ये पढ़ना है कि मानसरोवर झील के पास से निकलती है सिंधु नदी। अब वो एग्जामिनर थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ाएगा तो क्या बढ़ाएगा? वो बढ़ाएगा, बताओ जरा, कौन सी श्रेणी के बीच में? तो बोलोगे सर हिमालय की जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी है, तो हिमालय और जास्कर पर्वतमाला के बीच में जो नदी बहती है वो कौन सी हो जाएगी? सिंधु नदी हो जाएगी। सतलुज नदी जो है वो मानसरोवर के पास में ही एक राकस ताल झील है, राकस झील। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए सतलुज नदी कहां से, सॉरी हाँ, सतलुज नदी कहां से निकलती है, तो आप क्या बोलोगे सर? राकस ताल झील से निकलती। किससे निकलती है? राकस ताल झील से निकलती है। सतलुज नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो मैंने अभी अभी बताया, सीप किला दर्रा से। कौन से दर्रा से? सीप किला दर्रा से आया था, ठीक है ना, सीप किला दर्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भी मानसरोवर झील से ही लगती।
है ना, मानसरोवर झील से निकलती है। लेकिन आपसे पूछे पूछे कौन से ग्लेशियर से निकलती, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, अंगसी ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी ग्लेशियर से निकलती है, अंगसी ग्लेशियर से। तो अंगसी ग्लेशियर की मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र। सिंधु भी वहीं से निकलती है। सतलुज उसके पास से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से राकसथाल झील से। ब्रह्मपुत्र को चीन में सांगपो कहा जाता है। चीन मतलब तिब्बत, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, किसको, ब्रह्मपुत्र को। असम में क्या कहा जाता है, लुइत कहा जाता है, लुइत। और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, जमुना। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। और गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। तो जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं, ये जब ये गंगा, गंगा क्या कहलाएगी, पद्मा कहलाएगी। और ब्रह्मपुत्र क्या कहलाएगी, जमुना कहलाएगी। तो जब ब्रह्मपुत्र और गंगा और ब्रह्मपुत्र जब बन जाती हैं तो एक नई नदी बनती है, जिसको क्या कहा जाएगा, जिसको मेघना कहा जाता है, मेघना नदी, मेघना। और यही मिलकर जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। ग्लेशियर होता है बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, उसको ग्लेशियर बोल देते हैं। ठीक है। तो आपने वो देखा, वो बीच में एक पेंगुइन वाली चीज चीज चली थी, एक पेंगुइन जो है वो झुंड से अलग होकर एक अलोन पेंगुइन जा रहा है, और आपके सामने देखो बर्फ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं, उनको ग्लेशियर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कर ले क्वेश्चन, बताओ जरा क्या कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं, बताइए जरा। दिहांग ये तो सर अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, अरुणाचल में। लोहित ये असम में कहा जाता है। जमुना ये बांग्लादेश में कहा जाता है। तो नाम से भी कर सकते हो, सांगपो नाम से भी आप बता सकते हो, अगर आपने ध्यान से देखा भी हो, सुना भी हो। ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब ये है तुम्हारी सच्चाई, तुम चाहते हो जी पता नहीं क्या कर दें, ये करवा दो, वो करवा दो, ये पास दिवा दो, ये मॉक टेस्ट करवा दो, फलाना धिंगड़ा करवा दो, है ना बेटा। बताओ, सतलुज जो है किस झील से निकलती है, बतीरा। सतलुज जो है नदी किस झील से निकलती है, बतीरा, सतलुज नदी। शाबाश। आप देखो राकस ताल तो नहीं है, राकस ताल नहीं है तो क्या हो जाएगा, मानसरोवर हो जाएगा, है ना। राकस ताल नहीं है तो क्या हो जाएगा, मानसरोवर आपका सही आंसर हो जाएगा, मानसरोवर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ठीक है। कोई ऑप्शन नंबर बी, कोई ऑप्शन नंबर डी, कोई ऑप्शन नंबर सी। मतलब तुम थोड़ी देर बाद अपनी औकात दिखाने लग जाते हो कि जी हम कहां पर स्टैंड करते हैं, है ना। यही होता है ना। अब जिन्होंने ये जो 14% लोग हैं जिन्होंने ये ऑप्शन नंबर सी डी ई लगाया है, क्या मिल रहा है बेटा तुम लोगों को। इसका मतलब तुम्हारा ध्यान है ही नहीं क्लास में, फिर क्यों ये दिखा रहे हो कि जी हम पढ़ रहे हैं, है बेटा। चलो जी, यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आपसे कोई पूछे गंगा नदी की सहायक नदी कौन है, सबसे बड़ी सहायक नदी मतलब ट्रिब्यूटरी कौन है भाई साहब, यमुना हो जाएगी। यमुना नदी बंदरपूछ शिखर या ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपूछ। तो आपसे पूछा जाए कि यमुना का उद्गम स्थान कहां पर है, तो याद रखना बंदरपूछ।
बंदरपूछ एक चोटी है, वहां से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री। उत्तराखंड में एक जगह है बेटा जिसको बोलते हैं देवप्रयाग। इसी देवप्रयाग पर भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है और तब जाके क्या बनती है, गंगा बनती है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि गंगा गंगोत्री से निकलती है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन नहीं। गंगा का जो उद्गम स्थान है, भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तब उसको जो है गंगा बनती है। उस जगह को क्या कहा जाता है बेटा, देवप्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाडलो, देवप्रयाग कहा जाता है। 5 प्रयाग है, पंच प्रयाग बोला जाता है, इसमें से आपको एक ही याद रखना, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती है वो जगह क्या कहलाती है लाडलो, देवप्रयाग कहलाती है। क्या कहलाती है, देवप्रयाग कहलाती है। ठीक है। अरुण कुमार भारती, तेरी 40 क्लास हो चुकी है और मैंने कितनी बार बताया कि अगर आपका पोल नहीं चल रहा हो तो क्या करना चाहिए। अरुण क्या तुम्हें पता नहीं है, क्या तुम अलग से स्पेशल बच्चे हो बेटा। बाकी क्लास वाले बताना जरा भाई, जब पोल नहीं चलता है तो उसके रिगार्डिंग मैंने बता रखा है नहीं बता रखा है। अब इससे दो चीजें होती हैं कि अरुण भाई साहब तुम क्लास में नहीं आते हो, तुम बकवास करने आते हो बस। क्यों, क्योंकि बेटा अगर सारी की सारी क्लास अगर तुमने ले रखी है मेरी, तो मैंने 20 बार बता रखा है कि जी ऐसा कुछ होता है तो अपनी एप्लीकेशन को बंद कर दो, पीडब्ल्यू को बंद कर दो, दोबारा से एक बार स्टार्ट कर लो। और फिर भी नहीं हो रहा तो इसका मतलब भाई साहब तुम्हारे नेट के अंदर दिक्कत है। ठीक है। तो अरुण भाई कम से कम आप लोगों से ये उम्मीद नहीं होती है यार। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी कहां से निकलती है सर, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है ना। ताप्ती नदी कहां से निकलती है जी, ताप्ती नदी निकलती है सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। गोदावरी नदी कहां से निकलती है जी, नासिक के पास एक त्र्यंबकेश्वर है वहां से निकलती है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखना। प्रायद्वीपीय भारत बोल देते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है या वर्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को, गोदावरी को वर्ध गंगा कहा जाता है या फिर बूढ़ी गंगा कहा जाता है गोदावरी को। गोदावरी को बेटा याद है ना, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। किसकी गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। मैं 2 लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। दक्षिण की गंगा कौन सी हो जाएगी, गोदावरी। लेकिन अगर मैं ये यही लिख दूं दक्षिण भारत की गंगा, भाई साहब फिर नदी ही चेंज हो जाती है। गंगा ऑफ साउथ, गंगा ऑफ साउथ गोदावरी, गंगा ऑफ साउथ इंडियन या साउथ इंडिया तो क्या हो जाएगी, कावेरी। समझे या नहीं समझे। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाए कावेरी, सिर्फ दक्षिण की गंगा कहा जाए, सिर्फ दक्षिण की गंगा कहा जाए गोदावरी। भारत अगर ऐड हो गया तो कावेरी, भारत नहीं है तो गोदावरी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। कृष्णा नदी कहां से निकलती है सर, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, कृष्णा। कावेरी नदी जो है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती, कर्नाटक में से। महानदी जो है वो सतपुड़ा से निकलती, सतपुड़ा से ही आपकी ताप्ती निकलती है, सतपुड़ा से ही आपकी ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है। भारत में रिफ्ट वैली नदी, रिफ्ट वैली मतलब अपभ्रंश घाटियां, मतलब छोटे मोटे पहाड़, टेढ़ी मेढ़ी, उबड़ खाबड़, वो बेसिकली अपभ्रंश घाटियां, रिफ्ट वैली बोलते हैं उसको। रिफ्ट वैली में से निकलती है हमारी नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, वेरी 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 इंपोर्टेंट। और इसी दामोदर पर भारत की पहली घाटी परियोजना थी। तो कोई पूछे भारत की पहली घाटी परियोजना किस नदी पर स्टार्ट की थी, वैली रिवर प्रोजेक्ट। किस नदी के ऊपर नदी घाटी परियोजना स्टार्ट की थी, स्वतंत्र भारत की पहली। अमेरिका की टेनेसी नदी के, यूएसए की टेनेसी नदी है, उस टेनेसी नदी के रिगार्डिंग जो है क्या होता है सर, ये रिवर वैली प्रोजेक्ट,
रिवर वैली प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि उस नदी में बहुत सारी बाढ़ आती है, तो हम उसके ऊपर बांध बांध बना के उसके पानी को डाइवर्ट करके उसके ऊपर बिजली बनाना काम करेंगे, ये सब चीजें जो है, तो आपकी हो जाएगी दामोदर। अरुण भाई देखो, डांटने का कोई मकसद नहीं होता, बट बच्चा देखो, अब आपके सामने लिखा हुआ 40, आप लगातार 40 दिन से आ रहे हो क्लास में, तो बेटा ये भी तो हुआ होगा ना कि आपने इन 40 दिनों में कभी तो सुना होगा ना, क्योंकि जो परेशानी आपको हुई है वो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी हो चुकी है बेटा, और उसके रिगार्डिंग में मैं आंसर भी दे चुका हूं। अगर आप पहले या दूसरे दिन आपकी क्लास होती तो मैं आपको आराम से बता देता कि भाई ऐसा कर लो, लेकिन अरुण भाई आप लोग तो, फिर वही बात हो जाती है ना कि यार फिर क्या मतलब होता है बेटा फिर समझाने का, है? और सच बताऊं, मैं किसी भी इंसान को डांट के बिल्कुल भी इतना रत्ती भर भी खुश नहीं होता हूं। ठीक है ना, आप ये सोचते हो कि जी डांट लगा दो, ऐसे बहुत से हैं, जैसे अरुण ने कहा, ऐसे बहुत सारे बच्चों का, आप में से भी बहुत सारे बच्चों का आता है, सर एक बार डांट दो सर, सर मोटिवेशन मिल जाएगा। अरे ये कौन सा मोटिवेशन है जो तुम लेके घूम रहे हो भाई, है? कहां से लेकर आते हो ऐसा मोटिवेशन भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये क्या चीज है फिर? फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। फर्स्ट हाइड्रो पावर मतलब, हाइड्रो मतलब पानी से, और पावर मतलब बिजली, जल विद्युत, पानी से बिजली बनाने का जो पहला प्रोजेक्ट था, वो हमारा स्टार्ट हुआ था सिंदरोपोंग में, दार्जिलिंग में। सिंदरोपोंग दार्जिलिंग में भारत का पहला जल विद्युत परियोजना स्टार्ट हुई थी। ये नदी घाटी परियोजना आपकी स्टार्ट हुई थी दामोदर नदी के ऊपर। अरुण कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अरुण, कोई बात नहीं। ठीक है, ये बहुत सारी नदियां हैं, आप देख लेना। ठीक है ना, कि लूनी नदी राजस्थान में बहती है, साबरमती ये रही, माही नदी ये रही, बनास नदी ये रही, यहां से निकलती है आपकी भाई साहब, ये गंगा नदी ऐसे होती आती हुई ये रही सारी की सारी, गंडक होगी ये वगैरह वगैरह, बहुत सारी, नर्मदा, नर्मदा यहाँ से निकलती यहाँ गिरती है, ताप्ती नदी यहाँ से अरब सागर में गिरती है, गोदावरी निकलती निकलती है कर्नाटक से, सॉरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, और गिरती है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना, ठीक है, तो आपसे ये पूछी जाती है, जैसे तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी यहाँ से निकलेगी, कृष्णा में मिल रही है। ठीक है, तो तुंगभद्रा नदी की, कृष्णा नदी की सहायक, सहायक नदी है तुंगभद्रा। ठीक है ना, कावेरी निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से, ये निकल के तमिलनाडु से होते यहाँ गुजरती है। तो आपसे ये जो मोटी मोटी आपको पता होनी चाहिए भी कौन कौन से राज्य में से निकलती है। ठीक है, जैसे यमुना, यमुना को सूर्यपुत्री कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक, सोरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को रेड रिवर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर पहाड़ वहाड़ मिट्टी ऐसी होती है, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब लाल खून बह रहा है। महानदी को उड़ीसा को शोक कहा जाता है, डोनी नदी को कहा जाता है कर्नाटक का शोक, और स्वान नदी को कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का शोक। तो ये सोरो ऑफ, ठीक है ना। दामोदर को कहा जाता था बंगाल का, दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक कहा जाती थी, अब नहीं कहलाती, क्योंकि उसके ऊपर अब बांध बांध बन गया है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, पानी डाइवर्ट हो गया है, तो दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। सर ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में कंफ्यूजन होता है। अरे ईस्टर्न मोस्ट तो गुहार मोती हो जाएगा भाई, ये यहां पर गुहार मोती, कच्छ में है, और ये यहां पर हो जाएगा भाई साहब, सबसे लास्ट जो है यहां पर, किबुथु, कहां पर? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। वही सोरो, सोरो इसलिए क्योंकि भाई बाढ़ आती है, बहुत सारा पानी जब आता है तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, नुकसान ही नुकसान होता है। ठीक है बेटा, वनों के प्रकार आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जी किसी को लगता है जी मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं, मेरे को तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो पढ़ सकते हो बेटा, लेकिन आपको ऐसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मिट्टी, मिट्टी पढ़ने की जरूरत है नेवी एसएसआर वालों को, ठीक है ना, लेकिन इसके रिगार्डिंग में अभी मैं आपको डिस्कस कर लूंगा, मिट्टी या तो यहां से पढ़ लो, या अभी हम डिस्कस करेंगे।
फसलें आपको पता हो बेटा, खरीफ की और रबी की फसलें होती हैं। फिलहाल अगर बात करें तो खरीफ की है ना। फिलहाल कौन सा चल रही, खरीफ चल रही, खरीफ। खरीफ अक्टूबर नवंबर में होती है, ठीक है ना। इसकी सॉरी, फिलहाल रबी की चल रही है ना, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है, अभी चल रही रबी की। तो रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, याद रखना, जैसे गेहूं, चना, सरसों, मटर, जो, ठीक है ना। धान, सोयाबीन, मक्का, रागी, बाजरा, अरहर, मूंगफली, ये खरीफ की। जायद, जायद फसलें होती हैं जो बेसिकली इन दोनों के टाइम पीरियड में रबी और खरीफ के बीच में, जैसे खीरा हो गया, कद्दू हो गया, करेला हो गया, तरबूज हो गया। वैसे आजकल तो भाई साहब सब कुछ देखने को मिलता है, ठीक है ना। आजकल तो भाई साहब 24 घंटे, सातों दिन जो है आपको मिल जाती हैं चीजें, ठीक है। बाढ़ का कारण नरेंद्र मोदी। यादव साहब क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या तुम राहुल गांधी नरेंद्र मोदी करने लग रहे हो? हैं? क्या हो गया भाई तुम? आए लाडलो, क्या हो गया भाई, ऐसी क्या बात हो गई? ठीक है। जैसे चावल हो गया, चावल, गेहूं आप ये खा सकते हो, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा। तो जो खा सकते हो वो फूड क्रॉप्स हो जाएंगी। जिसको आप खा नहीं सकते, जिसको आप बेच के पैसा कमाते हो, जैसे कपास बेच दिया, जूट बेच दिया, सोयाबीन बेच दिया, गन्ना बेच दिया, चाय बेच दी, कॉफी बेच दी, ठीक है। तिलहन जिसमें ऑयल निकलता है, जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, सरसों हो गया। फाइबर जिससे रेसे निकलते, कपास और जूट हो गया। बागवानी फसलें, चाय और कॉफी होगी। तो आपसे पूछा जा सकता है, बताओ जरा, चार दे देगा, बताओ इनमें से कौन सी बागवानी फसल है। चार दे देगा, इसमें बताओ जरा कौन सी ऑयल फसल है, तिलहन फसल कौन सी है। चार ऑप्शन दे देगा, बताओ जरा इसमें से कौन सी कमर्शियल फसल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कमर्शियल कौन सी, जिसको बेच के पैसा कमा जाए। फूड क्रॉप जिससे खा के पेट भरा जा सकता है, ठीक है। ठीक है बेटा। अब ये मैं आके पढ़ाऊंगा वैसे तो आपको, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, ये मैं आपको चीजें डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो ये हम आपको आगे सेरीकल्चर, एपीकल्चर, विटीकल्चर, ये मैंने आप सबको साइंस वाली क्लास में पढ़ा दिए थे, यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हो आप सब लोग। सेरीकल्चर मतलब भाई साहब रेशम का कीट, एपीकल्चर मधुमक्खी पालना, विटीकल्चर अंगूर की खेती, पीसीकल्चर मछली पालन, वर्मीकल्चर केचवा, फ्लोरिकल्चर फूल, और एलिकल्चर सब्जी, ठीक है ना। तो ये आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। लेकिन जी आपको फिर भी लगता है कि बेटा नहीं जी हमें पढ़ना है, तो इसको हम मिसलेनियस में भी डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस में भी डिस्कस करेंगे इस चीज को, ठीक है ना। ठीक है। बताओ। शिवम भाई, अरे ठाकुर भाई, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा हो भाई, पढ़ लिया करो यार, पढ़ लिया करो, ठीक है। बताओ इनमें से कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? बताइए, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? हाँ बस यही देखो, वर्ल्ड वॉर 3 होगा क्या, ये होगा और वो होगा, फलाना निगड़ा। तो क्या हो जाए जी? सर दक्षिण की गंगा पूछा ना, दक्षिण की गंगा गोदावरी। अगर यही मैं पूछता दक्षिण भारत की गंगा, तो कावेरी हो जाता जी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 64%। अब देखो जरा इन लोगों का मैं क्या कर सकूं। चलो ठीक है, मैं मान सकता हूँ कृष्णा और कावेरी में कंफ्यूजन हो रखा हो, जो यमुना जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाया है। क्या चाहते हो बेटा तुम लोग? तुमने कोई तीर मार लिया गलत आंसर देके? हाँ भाई।
बताओ जरा। देखो, भावनाएं सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। एक अमीर इंसान भाई साहब बहुत सारे फल वगैरह लेकर, दूध वगैरह लेकर मंदिर में जा रहा है, लेकिन उसके मन के अंदर कुछ जो है ना, द्वेष है। वो उसके मन के अंदर ये आता है, जी मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, उसका ये हड़प लूं, वो हड़प लूं, चाहे वो कितना ही दान दक्षिणा कर ले। सेम चीजें, सेम चीजें, अगर कोई बहुत गरीब इंसान है, अगर वो एक फूल भी लेके जा रहा है ना, लेकिन उसकी भावना, उसका इंटेंशन बहुत पवित्र है, बहुत प्योर है, तो भगवान उससे अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। और ये चीज, ठीक है ना, ना तो किसी भगवान की रिगार्डिंग, ना किसी अमीर गरीब की रिगार्डिंग, ये चीज अप्लाई होती है हर एक चीज के ऊपर। चाहे तुम किसी से प्यार करते हो उसके ऊपर भी, चाहे किसी का तुम आदर सम्मान करते हो उसके ऊपर भी, चाहे आप अपनी पढ़ाई के बारे में बात कर लो, चाहे अपने माता पिताजी के बारे में बात कर लो, वो चीज जो है बताती है। अब कोई दुर्भावना से कोई जी मजे लेने के चक्कर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें चलती हैं बेटा, मैं बहुत पहले बता चुका हूं, और ये प्रूव्ड है, ये प्रूवन है। तो मैं अरे यार क्या ही भगवान होता है, क्या ही चीज होती है, सारी चीजें, ये जो लाइफ है ना, ये लाइफ का जो सर्कल है, ये सारी चीजें आपको दिखा देगा। भगवान को भी याद करोगे, दूसरों का सम्मान भी करोगे, अपने आप ही अगर बात करें तो, पर थोड़ा सा टाइम गुजरने दो, बस इतनी सी बात ये है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को ये चीजें समझ में आ जाती हैं नॉर्मली प्यार से समझाने से, और कुछ लोगों को जब ठोकर लगती है या उनके साथ बीतती है, फिर वो सोचते हैं, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है बेटा, तो जो तुम ये चीज चल के और अपने आप को स्वैग या एटीट्यूड समझते हो, ये तुम लोगों का निकलेगा, चिंता मत करो, निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी बताइए। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या थी बताइए। ना भाई, मेरे में ना तो इतनी कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, ना ही मैं कभी, अगर होती भी तो भी नहीं करता, मैं तो शहीद भाई। ठीक है। थैंक यू भाई मिस्टर आयुष शुक्ला बताने के लिए कि सर जी पढ़ाइए। विकास ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर क्लास का, बताना जरा एक बार। मैंने पूछा है रिवर वैली प्रोजेक्ट, नदी घाटी परियोजना, ना कि मैंने आप लोगों से पूछा हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर मतलब जल विद्युत। तो जल विद्युत होता तो ये सही होता। नदी घाटी परियोजना मैंने बताया था आपको, दामोदर वैली घाटी परियोजना, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर भी देख लो, हीराकुंड, भाखड़ा नांगल डैम, मैंने पूरी क्लास में भाखड़ा नांगल मैंने बोला हो, हीराकुंड मैंने बोला हो, नहीं बोला ना, लेकिन फिर भी जी हमें तो लगाना ही ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। भारत की दूसरी जल विद्युत योजना कावेरी नदी के ऊपर स्टार्ट की थी, शिव समुद्रम। ठीक है। दो नदियों के बीच की भूमि को, उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? दो आब कहा जाता है, दो आब। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी दो टाइप की होती है, जिसको बोलते हैं खादर, खादर मिट्टी नहीं होती है, और बांगर मिट्टी, पुरानी मिट्टी को बोल देते हैं जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी जो है बेसिकली जल के साथ में आती है, मतलब जब नदियां बहती हैं तो अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं। कब अगर आप कभी आप गए हो गंगा नदी किनारे या किसी नदी किनारे अगर आप गए हो, तो आपको जो है कुछ हिस्सों में आपको बिल्कुल नरम और ताजा मिट्टी देखने को मिलती है ना, जो नई होती है उसको बोलते हैं खादर। और कुछ जगह आपको बिल्कुल पक्की सूखी हुई मिट्टी आपको देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं बांगर। तो बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। ठीक है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर। रेगुर किसे कहा जाता है? ब्लैक सोइल को कहा जाता है। ब्लैक सोइल में कपास बहुत होती, मतलब कपास हो गया, मूंगफली होगी, बहुत होती है आपकी। ठीक है। लाल मिट्टी लाल क्यों होती? क्योंकि सर उसके अंदर आयरन ऑक्साइड मिलता है।
तो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी लाल होती है। लाल मिट्टी क्या होती है? लाल होती है। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी लाल होती है। ठीक है बेटा। लवणीय और क्षारीय मिट्टी जो होती है, मतलब जिस जिस मिट्टी में नमक होता है, नमक होता है तो आपने कभी देखा हो कोई धान का खेत, कोई आपने देखा हो चावल का खेत जिसमें पानी हो रखा बहुत सारा और फिर वो सूख जाता है या फिर हो जाता है उसके ऊपर। कभी आपने कच्छ देखा हो, कच्छ, गुजरात का कच्छ, मूवी वगैरह में देखा हो, सफेद धरती होती, नमक होता है उसके ऊपर। नमक कैसे? जैसे आपने बहुत सारी दौड़ लगाई, ठीक है, अभी गर्मियों में होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारी तेज दौड़ लगाई, फिर आपके पसीना पसीना जब सूख जाता है तो आपने देखा होगा आपके टी शर्ट के ऊपर यहाँ पर आपको व्हाइट व्हाइट सी लाइनें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि आपके पसीने में भी क्या होता है? नमकीन होता है ना आपका पसीना। कभी आपने देखा हो एक आधी बूंद पसीने की जीभ पे आते तो चरचरा टाइप का, नमकीन टाइप का लगता है। तो लवणीय मिट्टी होती है जिसके अंदर नमक ज्यादा होता है, तो उसको रेह भी बोल दे देंगे, उसर भी बोल देंगे, कलर भी बोल देंगे। भारत में अधिकांश वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, याद रखना। तो भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। आपकी क्विज आने वाली है टेलीग्राम के ऊपर, मानसून के ऊपर, जलवायु के ऊपर, ये दोनों क्वेश्चन मैंने वहां कवर करवाए हुए हैं, याद रखना। ये भी कवर करवाया है, पहले बता देता हूँ। उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। या तो तमिलनाडु हो जाएगा या फिर कोरोमंडल हो जाएगा। कोरोमंडल, तमिलनाडु वाले तेरे को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। याद रखना, सर्दियों में बारिश किस राज्य में होती है? तो सर्दी में बारिश कहां पर होती है? तमिलनाडु में होती है, याद रखना। सबसे ज्यादा बारिश जो है भारत के अंदर जो है वो कहां पर होती है सर? मानसीन ग्राम में होती है, खासी पहाड़ी में। अच्छा, आपसे कोई पूछे भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है? सबसे अधिक तो मासिम ग्राम में होगी, और सबसे कम वर्षा, सबसे कम बताइए ना, सबसे कम वर्षा कहां होती है भारत में? सबसे कम वर्षा भारत में कहां होती है बताओ जरा। भारत में सबसे कम बारिश आपको कहां पर देखने को मिलती है? बताइए। एमपी? शिवम तेरा दिमाग खराब है सही में। राजस्थान? वाह बेटा, बहुत बढ़िया। तुम लोगों को पता भी नहीं हो, तुम्हारा जीवन निकल जाएगा, नहीं पता लगेगा तुम लोगों को। लिखिए लेह में। तो भारत में सबसे कम जो वर्षा जो होती है वो लेह में होती है। कहां पर? लेह में, लेह लद्दाख में। ठीक है, चलिए ये हम पढ़ चुके हैं। फसल, रबी वाली फसल अक्टूबर से मार्च में होती हैं, खरीफ वाली जून से अक्टूबर में होती हैं, जायद फसलें मार्च से जून में होती हैं। जलोढ़ मिट्टी के बारे में मैं बता चुका हूं, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। अब इस जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता चुका हूं, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे ज्यादा हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी होती है, लगभग लगभग 43% कौन सी होती है? आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है। आपका PYQ है, देखो ये रही, ये है आपका तराई वाला, ये आपकी एलुवियल, ये आपकी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी गुजरात से लेकर भाई साहब ये राजस्थान का ये वाला इलाका आपका, जिसमें हरियाली है, जिसमें इस साइड तो थार मरुस्थल हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा, भाई साहब आपका पूरा यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल का हिस्सा, ये आपका जलोढ़ मिट्टी वाला हिस्सा हो जाएगा। लाल सोयल आपको ये देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश वाला इलाके में मिल जाएगी। ठीक है ना। यहाँ आपको देखने मिल जाएगी केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु के क्षेत्र में देखने मिल जाएगी। ठीक है, ये लेटराइट मिट्टी आपको देखने मिल जाएगी बीच बीच में। ये लेटराइट लेटराइट मिट्टी आपको पहाड़ी इलाकों में ज्यादा देखने को मिल जाएगी। ये यहाँ पर मेघालय वगैरह में लेटराइट मिट्टी आपको देखने को मिलती है। ये काली मिट्टी भाई साहब, आपकी काली मिट्टी आपकी कहाँ पर? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाले इलाके में ब्लैक मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो भाई यहाँ मेघालय लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। यहाँ तुम मेघालय लिख दो, मेघालय लिख दो, मेघालय। लेकिन लिखते क्या हो? मेघालय में भी मासिन ग्राम लिखते हो ना आप सब लोग। मेघालय में चेरापूंजी, चेरापूंजी मासिन ग्राम, ठीक है ना। और 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जैंतिया। तो कौन सी पहाड़ी में आपको देखने मिलती है? ये लिख रखा खासी पहाड़ियां। उसको टफ बनाना हो तो टफ पता क्या बनाएगा? टफ क्वेश्चन बनाएगा। कैसे बनाएगा टफ? ऐसे बनाएगा
कि मेघालय के मासिन ग्राम में देश की सबसे ज्यादा बारिश होती है। बताइए ये किन पहाड़ियों पे स्थित है? खेल खत्म। कभी कभी तुम्हें गुस्सा नहीं आता? किस बात का? कि जो हमें पता होता है वो एग्जामिनर तो क्वेश्चन में पूछ लेता है, अब उससे आगे का वो हमसे पूछता है, फिर दिक्कत होती है। तो मासिन ग्राम से अकेले से काम नहीं चलेगा। गारो, खासी, जैंतिया, तीन पहाड़ियां हैं, तो खासी पहाड़ियों में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये आपका सारा का सारा है। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे आपसे नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आप किसी और एग्जाम की तैयारी करो तो आप इसके लिए पढ़ सकते हो। ठीक है। प्रथम सीमेंट उद्योग, प्रथम कपास उद्योग, ये वगैरह वगैरह। ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी है आगे आपको पढ़ना हो, लेकिन ज्योग्राफी आपसे इतना ही पूछा जाता है जितना मैंने आपको पढ़ाया है। पहाड़ों के बारे में मैंने पढ़ा दिया, पठार और द्वीप समूह के बारे में मैंने आपको पहली वाली क्लास में पढ़ा दिया था। आज हमने पढ़ी नदियां, पढ़ी झरने पढ़े, हमने पढ़ी खेती, हमने पढ़ी मिट्टी, हमने पढ़ी अगर बात करें तो जो है टाइप ऑफ क्रॉप्स वगैरह, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है। इतनी ही आपकी ज्योग्राफी आती है बेटा। ठीक है ना। ज्योग्राफी में एक बड़ा मेन इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि पहाड़, सॉरी, बांध हो गए, झीलें हो गई, ठीक है ना, और नदी किनारे शहर हो गए, वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बेटा। ठीक है ना। नहीं, पीडीएफ आपको ये सारा मिलेगा, पीडीएफ आपको सारा मिलेगा, ये आपका जायद फसलें वगैरह वगैरह, चावल, चावल की विशेषता बता रखी, गेहूं की विशेषताएं बता रखी हैं। तो ये पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। बाकी जी किसी को लगता है जी नहीं जी मुझे तो पढ़ना ही है, पढ़ना है, ठीक है ना। तो क्रांतियां जैसे कि अभी पढ़ लेते हैं, अगर आपको अभी पढ़ना तो हरित क्रांति सबको पता है। हरित क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी सर? हरित क्रांति जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो फूड क्राइसिस है ना, फूड से संबंधित आपको हो जाएगी हरित क्रांति, फूड से संबंधित। व्हाइट, व्हाइट मतलब सफेद, सफेद क्रांति जो किससे संबंधित है? मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता कौन हो जाएंगे? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। मैंने साइंस वाली क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है सारी की सारी चीजें। ठीक है ना। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन हो जाएंगे? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन मैंने आपको बताया भी था। 26 नवंबर को जब हम नेशनल मिल्क डे मनाते हैं, 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं, तो उस टाइम पे मैंने आपको बता रखा है ये। ठीक है ना। ठीक है जी। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली पालन से संबंधित रहेगी। येलो क्रांति किससे संबंधित है? बेसिकली आपका जो ऑयल है, खाद है, उससे संबंधित हो जाएगी। ठीक है ना। नीली क्रांति मछली से, नीला है पानी, पानी पानी में मछली रहती है। गोल्डन रिवॉल्यूशन दो होती है, एक तो गोल्डन होती है, गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट वेजिटेबल वगैरह से होती है, गोल्डन हनी से। और एक इसी में होती है बेटा गोल्डन फाइबर। कौन सी? गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जो होती है वो जूट से होती है। किससे? जूट से। आजकल तो चार पहिया लगाती, पहले बचपन में गांव में जूट से, जूट और सण बोला जाता था जिसको, जिससे चारपाई बनती थी बेटा। अमन शर्मा सर जो जीके जी साहब करवा रहे हो वो सर, वो इनफ है क्या? मोर देन इनफ है बेटा, मोर देन इनफ है। डिपेंड ये करता है कि आप इस खोपड़िया के अंदर लेके कितना जाते हो। ठीक है जी। सिल्वर, सिल्वर किससे संबंधित हो जाएगा? एग से हो जाएगा, एग से। और सिल्वर फाइबर, कभी कपास देखी है आप सब लोगों ने? कभी आप सब लोगों ने कपास देखी है? कपास। सिल्वर फाइबर किससे संबंधित है? कॉटन से संबंधित है, कपास से। सिल्वर फाइबर किससे संबंधित है? कॉटन, कपास से संबंधित हो जाएगी, कपास से। तो सिल्वर, सिल्वर अंडे, ठीक है, अंडे से संबंधित है, मुर्गी फार्म से, पोल्ट्री फार्म से। ठीक है। ये आप सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर होता है सिल्क फार्मिंग, है ना। रेशम का कीट को पालने को सेरीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी को पालने को एपी कल्चर कहा जाता है, एपी कल्चर। अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहा जाता है। फिश फार्मिंग को पीसी कल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। और भाई साहब सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो ओलरी कल्चर कहा जाता है, ओलरी कल्चर कहा जाता है। ठीक है बेटा। भाई कल छुट्टी है या नहीं है मुझे भी नहीं पता बेटा। वैसे तो शेड्यूल में आ तो रखी है छुट्टी, बाकी पता नहीं यार।
ठीक है जी। अब अर्थ के वेग वगैरह ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपका, सब चीजें बाकी आपको लगता है जी मुझे पढ़ने की जरूरत है तो पढ़ लीजिएगा, वेलकोनो वगैरह। ठीक है ना। ये वायुमंडल आपका करवा देता हूँ, एटमॉस्फेयर करवा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर मैंने उस दिन भी करवाया था, अगर आपको याद हो तो। नहीं है तो वायुमंडल को हम पढ़ लेते हैं। वायुमंडल में दो चीजें पूछेगा। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है, तो आप क्या बोल दोगे जी, सबसे अधिक गैस वायुमंडल में कौन सी है सर, नाइट्रोजन है। कौन सी है, नाइट्रोजन है। दूसरी सबसे बड़ी गैस कौन सी है, आपकी ऑक्सीजन है, बस। और कुछ नहीं पूछने वाला। तो वायुमंडल क्या होता है, हमारे आसपास गैसों को जो आवरण होता है वो वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है वायुमंडल। एटमॉस्फेयर इज ए थिन लेयर ऑफ गैस सराउंडिंग द अर्थ। तो गैसों का जो जाल है जो पृथ्वी के आसपास में है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम वायुमंडल बोल देते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जी वायुमंडल, सर आज के लिए इनफ है। हाँ भाई शिवम, हाँ बस 2 मिनट में खत्म कर देना, डोंट वरी। ठीक है, तब नाइट्रोजन 78% हो जाएगी और ऑक्सीजन 21% हो जाएगी, बस। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 5 हैं एटमॉस्फेयर की लेयर, ये आपको पढ़ने की जरूरत है। सबसे निचली लेयर, आपसे पूछेगा कि वायुमंडल की सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी हो जाएगी, तो आप क्या बोलोगे, ट्रोस्टोस्फेयर, जिसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। जितनी भी सारी बिजली बिजली कड़कती है, बारिश बारिश, बादल बादल, जितनी भी सारी चीजें होती हैं, सब मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है सर, क्षोभ मंडल में होती हैं। आपसे पूछेगा जी बताओ जरा ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो आप बोलोगे समताप मंडल में। सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, बोलो सर मध्य मंडल होती है। ऐसी कौन सी परत होती है जिसमें ऊंचाई के साथ साथ बढ़ते जाओगे तो तापमान भी बढ़ता जाता है, तो ताप मंडल हो जाएगा जी। जो रेडियो वीडियो ट्रांसमिशन जितने भी सारे हम देखते हैं, चैनल वगैरह देखते हैं, ये सारी चीजें हमारी आती हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं, आयन मंडल बोल देते हैं। जहां पर सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो कौन सा होता है, बहिर्मंडल होता है, एक्सोस्फीयर होता है। ठीक है। तो मेरी साइड से आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी है, इसमें ये सारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का है वैसे तो ये हिस्सा, तो ये इंडियन ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है ना। भाई विकास मैं नहीं बता सकता यार क्विक रिवीजन का तरीका, मैं थक गया बेटा। तुम लोगों को बता बता के, तुम लोगों को कह कह के थक चुका हूं बेटा। तो मुझे बख्श दिया करो यार, मेरे से नहीं हो पाएगा यार बेटा। ठीक है ना। और मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं भाई, मैंने तुम लोगों को 1.5 महीना निकाल दिया तुम लोगों को बता के कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। लेकिन जी हमें फिर भी अगर बात करें तो हमें नहीं करना है तो मत करो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या करोगे रिवीजन करके, क्योंकि रिवीजन का तरीका और ये सब चीजें वगैरह। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बाकी पूरी क्लास बता देगी भाई। बाकी बता दो भाई, आप लोग जितने भी सारे लोग हैं। हाँ मेन 5 ही लेयर होती हैं बच्चा। बाकी सारे लोग बता दो भाई, अगर मैंने क्लास में 20 बार नहीं बताया हो तो कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्विक रिवीजन है, कहाँ कहाँ ध्यान लगाना है, कहाँ कहाँ फालतू की चीजें वहां पर फोकस नहीं करना है। लेकिन जी फिर भी आपको लगता है कि नहीं बताया तो बेटा फिर तो ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब चीजें पढ़ने की बैठने की कोई जरूरत नहीं वैसे तो। ठीक है ना। ये आपके पर्वत पर्वत, ये पहाड़ वहाड़, मौसम मौसम, ये सारी की सारी चीजें वगैरह। ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ, लेह लद्दाख में भारत की सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है लेह लद्दाख, ये आपको पता लग ही गया होगा आज। ठीक है। तो ठीक है लाडलो, आप पढ़ो अपने आराम से बढ़िया तरीके से। ठीक है। हाँ डोज लगा लो, 3 स्टेट लगा लो, सुबह शाम, जिस भी हिसाब से आप अपने हिसाब से कैपेसिटी से करते रहते हो। अरुण भाई फिर भी आप लोगों में से कुछ लोग जाके फिर पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन की रिगार्डिंग में कमेंट करते हैं, फिर बुरा लगता है ना बेटा। जैसे कल मैंने एक बैच लॉन्च किया था, उसमें एक बोल रहा है, पता नहीं आप लोगों का ही है देवी सिंह प्रताप कुछ, मतलब है वो ओल्ड स्टूडेंट ही, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन से बैच से है। जैसे कि अभी आप लोग बोलते हो अरे सर बहुत बढ़िया पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, और वहां जाए कुछ नहीं है जी, सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, पीडब्ल्यू नाम ही नाम है, पीडब्ल्यू तो खराब है जी। पापा मैं तो और वो वाला कोर्स लूंगा, उसके मास्टर बढ़िया है, और कुछ दिनों के बाद फिर वहां सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई
पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं से ही पढ़ सकता है ना। अगर कोई मुझसे बोले, और मैं तो पूरी गारंटी देता हूं, आप किसी भी इंसान का कोर्स लेके देख लो, मैं तो खुली चैलेंज बोलता हूं भाई साहब, जितना मैंने आपको करवाया है, जितना पढ़ाया है, और प्लस में पढ़ाने के साथ साथ जितने एमसीक्यूज करवाए हैं, प्रैक्टिस करवाई है, भाई मैं पढ़ना छोड़ दूंगा, है ना। सिंपल सी बात है, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मुझे बता देना कि सर जरा उस सर का हमने बैच लिया था और आपसे ज्यादा पढ़ाया है, आपसे ज्यादा प्रैक्टिस करवाई है, आपसे ज्यादा अगर बात की तो चीजें करवाई हैं। आप लोगों को इतना इतना दे रखा है ना, इतना पढ़ने का इतना, जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन फिर वही बात आती है ना यार, कि हरियाणा में कहावत है, अपनी मान कौन डाकण बताओ भाई। भाई अपनी माँ को कौन डाकण बताए, मतलब कौन चुड़ैल बताए। ठीक है, कहावत होती है हरियाणा में। तो आपके ऊपर थोड़ी ना कहोगे, आप तो दूसरों में नहीं, अरे ऐसा पापा उसकी गलती है, मास्टर बकवास थे, पढ़ाते नहीं है, नाम ही नाम है सर पीडब्ल्यू का, तो बस ऐसा ही है। ठीक है। नहीं अरुण भाई, मेरे से अच्छे बहुत सारे टीचर, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से अच्छे टीचर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ। मेरे से अच्छे बहुत सारे टीचर हैं, बहुत लाख गुना टीचर मेरे से अच्छे हैं भाई साहब, बहुत सारे टीचर अच्छे हैं मेरे से। मैं तो भाई साहब वो कहते हैं ना कि पाव की धूल के बराबर भी नहीं हूं। लेकिन जितनी मैंने प्रैक्टिस करवाई आप सब लोगों को, जितना मैंने आप सब लोगों को गाइड करने की कोशिश की है, जितना मैंने आप सब लोगों की, चाहे क्लास में हो, चाहे टेलीग्राम पर हो, इंस्टाग्राम के ऊपर हो, कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आई, जो हेल्प करने की कोशिश की है, तो वही वाली बात है कि मेरे अंदर ये भावना है कि भाई किसी बच्चे का आज की डेट में कैरियर बन जाए बस, है ना। मतलब भाई मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे ना मोक्ष चाहिए, ना मुझे स्वर्ग नरक चाहिए, बस किसी बच्चे का आज की डेट में कैरियर बन जाए, वो चिप जाए, कहीं लग जाए, कहीं नौकरी लग जाए उसकी बस। और अगर उसमें मैं 0.00001% भी अगर मैं भाई साहब योगदान दे सकता हूं, तो बस मेन चीज ये है यार। ठीक है ना, मेन चीज ये है बेटा। चलिए, ठीक है बच्चे लोग, तो चलिए आप आराम से, आप सब लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है ईश्वर भाई, एक ही क्लास है ज्योग्राफी की, कल जो होगी, मतलब अगली वाली जो होगी वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की होगी। ठीक है ना। तो आप सब लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी एंड सेफ होली, बढ़िया तरीके से बनाना, सेफ सुरक्षित रहना। ठीक है ना, कुछ उद्यम मस्ती करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ख्याल रखिए आप सब लोग अपना बढ़िया तरीके से। लव यू ऑल, टेक केयर। हाँ लीडर बोर्ड लो भाई, लीडर बोर्ड, रतुल 7 में से 7 है, अंकुश यस, सत्यम सक्षम शिवम अर्पित का एक गलत हुआ है, विकास ठाकुर और विदित साहब का दो दो गलत हुए हैं। अब ये दो दो गलत क्यों होते हैं पता नहीं। ठीक है, चलिए तो ख्याल रखिए आप सब लोग।